हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि मैं इस कूलर का क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 65 का कूलिंग टेस्ट करके दिखाऊं। तो आज के इस वीडियो में मैंने सोचा कि इसका रिव्यू भी कर दिया जाए, क्योंकि इस कूलर को लिए हुए मुझे 3 साल हो गए हैं। और इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशंस नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं इसमें कई सारे टेस्ट करके दिखाऊंगा, जैसे कि कूलिंग टेस्ट करूंगा, ह्यूमिडिटी टेस्ट करूंगा, इसकी एयर थ्रो स्पीड देखेंगे हम, लो मीडियम हाई स्पीड पे ये कितनी नॉइज़ करता है, लो मीडियम हाई स्पीड पर टैंक भरने के बाद इसकी मूवेबिलिटी कितनी है, और इसकी टैंक कैपेसिटी में क्या सच में 65 लीटर पानी आता है या उससे कम पानी आता है, और इसके टैंक को खाली होने में हाई कूलिंग पे और लो कूलिंग में खाली होने में कितना समय लगेगा। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा और बताऊंगा। और इस कूलर के कूलिंग टेस्ट में मैंने जितनी बार भी इंडोर टेम्परेचर में सिग्निफिकेंट चेंज आया हुआ है उसको आउटडोर टेम्परेचर के साथ में कंपेयर करके आपको बताया हुआ है। और वीडियो में ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है, तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और कई सारे सरप्राइजेस भी हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और ये सारे टेस्ट मैं 24 घंटे के लिए करूंगा। तो आइए इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी कैपेसिटी चेक कर लेते हैं कि इसमें सच में 65 लीटर पानी आता है। तो मैं इसमें बाल्टी से पानी भरूंगा। ये बाल्टी 15 लीटर की है और मैं इसमें एक बार में यहाँ तक पानी भरूंगा, जो कि 13 लीटर के आसपास है। तो आपने देखा कि इसमें मैंने 4 बाल्टी पानी भरा है, तो ये मैक्स मार्क के पास आ गया है। मैं पीछे का पैनल खोल कर दिखाता हूँ आपको कि इसमें कहाँ तक पानी आता है। तो इसमें एक बाल्टी पानी और डालने के बाद आप देख सकते हैं कि फ्लोट वाल्व सीधा हो गया है, मतलब हम यहाँ तक पानी भर सकते हैं। और जब हम इसमें ऑटोफिल फंक्शन के ज़रिए भी पानी भरेंगे तो पानी यहीं तक आएगा। तो हाँ, इसमें 65 लीटर पानी आता है। इसकी कैपेसिटी 65 लीटर की है। इस साल मैं कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से कूलर को साफ़ नहीं कर पाया हूँ, इसलिए ये आपको इतना गंदा दिख रहा है। और ये सारे टेस्ट भी मैंने 17-18 मई को किए थे, पर ये वीडियो आने में काफ़ी लेट हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब फुल टैंक पर आप इसकी मूवेबिलिटी देख सकते हैं। पूरा भरा होने के बाद भी हम इसको आसानी से मूव करा सकते हैं, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब मैं कूलर को सेट कर देता हूँ हाई कूलिंग पर। और कूलर चलाने से पहले आप देख सकते हो कि रूम की दीवार का तापमान 32.6 डिग्री सी है, जिस पर दोपहर के 2 बजे के बाद डायरेक्ट धूप पड़ती है। और दूसरी दीवार जो कि अंदर है उसका टेम्परेचर 32.1 डिग्री सी है। बेड के सिरहाने का टेम्परेचर 32.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ओवरऑल रूम टेम्परेचर 33.8 डिग्री सेल्सियस है। और रूम की रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस समय 26% है। इस हाइग्रोमीटर में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, टाइम और डेट बताता है। तो दोपहर के 12:05 हो गए हैं और आउटडोर टेम्परेचर इस समय 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 18% है। और 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पश्चिम की दिशा से हवा चल रही है।
मैंने कूलर चला दिया है और जब तक ये रूम को ठंडा करना शुरू करता है तब तक मैं एयर थ्रो स्पीड टेस्टिंग कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम एयर थ्रो स्पीड टेस्टिंग करेंगे कूलर के पास में। हाई स्पीड सेटिंग में इसकी मैक्सिमम स्पीड 7.2 मीटर पर सेकंड की है और एवरेज एयर थ्रो स्पीड 6.9 या फिर 7 मीटर पर सेकंड की है। और मीडियम स्पीड सेटिंग में इसकी मैक्सिमम एयर थ्रो स्पीड है 7 मीटर पर सेकंड की और एवरेज एयर थ्रो स्पीड है 6.8 मीटर पर सेकंड तक। और लो स्पीड सेटिंग में इसकी जो मैक्सिमम एयर थ्रो स्पीड है वो 6.9 मीटर पर सेकंड की है और एवरेज 6.7 मीटर पर सेकंड की है। तो ये कूलर लगभग 23 किलोमीटर पर आवर से लेकर 26 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से हवा फेंकता है। और अब मैं कूलर से 10 फीट दूर हूँ तो आप देख सकते हैं कि 10 फीट दूर इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 2.5 मीटर पर सेकंड यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से एयर थ्रो करता है। और आप 22 फीट दूर भी देख सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम स्पीड 1.2 मीटर पर सेकंड है जो कि 4.3 किलोमीटर पर आवर के आसपास होता है। और आप ये भी देखो कि हवा दरवाजे से निकलने के बाद फैल जा रही है, इसकी स्पीड भी अफेक्ट हो रही है। तो इससे पता चलता है कि 25 फीट तक की दूरी तक आपको अच्छी हवा लगेगी। तो दोस्तों आधे घंटे हो गए हैं और रूम ठंडा होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हो कि रूम का टेम्परेचर इस समय 28.9 डिग्री सी है और ह्यूमिडिटी 53% है। और अभी सिर्फ आधे घंटे ही हुए हैं और कूलर के अंदर का टेम्परेचर 13.2 सेंटीग्रेड हो गया है और पानी का टेम्परेचर 16.5 डिग्री सी तक ठंडा हो गया है। और अगली रीडिंग लेने से पहले हम इसकी नॉइज़ टेस्टिंग भी कर लेते हैं। तो दोस्तों अब मैं कूलर के पास में ही हूँ तो आप सुन सकते हो कि कितनी आवाज़ करता है। हाई स्पीड पर ये 76 से 77 डेसिबल की आवाज़ करता है और मीडियम स्पीड सेटिंग पे 74 से 76 डेसिबल की आवाज़ करता है और लो स्पीड सेटिंग पर 72 से 75 डेसिबल तक की आवाज़ करता है। और ये जो आवाज़ है डीबी मीटर में आपको ज़्यादा लग सकती है पर एक्चुअली उतनी ज़्यादा फील नहीं होती है। आप इस कूलर को चला के आराम से सो सकते हो या इसके सामने बैठकर आराम से अपने सारे काम कर सकते हो। तो दोस्तों 1 घंटा हो गया है ऑप्टिमस 65 चलते हुए और रूम टेम्परेचर 28.2 डिग्री सी है और रूम की ह्यूमिडिटी 46% है। आउटडोर टेम्परेचर इस समय 42 डिग्री सी है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 15% है। हवा 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। दोपहर के 3:05 हो रहे हैं। रूम टेम्परेचर 27.1 डिग्री सी हो गया है। ह्यूमिडिटी 56% है और आप ऊपर देख सकते हो कि कहीं भी एसी नहीं लगा है। और इन 3 आवर्स में टैंक लगभग मीडियम लेवल पर आ गया है और इस समय आप पानी का टेम्परेचर देख सकते हो 15.8 डिग्री सी हो गया है। दोपहर के 4:27 हो गए हैं और आउटडोर टेम्परेचर 42 डिग्री सी है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 13% है और हवा 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इंडोर टेम्परेचर 27.3 डिग्री सी हो गया है। ये जो 0.2 डिग्री सी का राइज आया है टेम्परेचर में, वो बाहर की हवा इतनी तेज़ चल रही है कि कूलर के ऊपर जो कर्टेन है उसको हटाकर रूम में आ रही है। उसकी वजह से टेम्परेचर में स्लाइट इंक्रीज हुआ है। शाम के 5:43 हो रहे हैं और टैंक में पानी मिनिमम के नीचे आ गया है। आप देख सकते हो कि आइस चैम्बर में अभी भी पानी आ रहा है पर धीरे धीरे। ये ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट और चलेगा बस। तो हाई कूलिंग पे ड्राई वेदर में इसका टैंक 5.5 घंटे में खाली हुआ है। आप सोचोगे ये तो गलत बात है और चलना चाहिए था, पर ये भी देखिए कि कूलिंग कितनी अच्छी हुई है। बाहर टेम्परेचर 43 डिग्री सी तक जा रहा है और ये
4 डिग्री सी तक टेम्परेचर को मेंटेन किया है। अगर यही आउटडोर ह्यूमिडिटी 30% के ऊपर होता तो इसी कूलर का टैंक 9 से 10 घंटे तक चलता है। कूलर में मैंने पानी भर दिया है जिसमें मुझे 10 मिनट लगा, पर आप यहाँ 2 चेंज देख सकते हो। पहला, रूम टेम्परेचर 27.4 डिग्री सी से बढ़कर 28 डिग्री सी हो गया है। दूसरा, मैंने पानी ऊपर आइस चैम्बर से डाला बाल्टी से, तो कूलिंग पैड पर पानी ज़्यादा गिरा जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी 63% से बढ़कर 71% तक पहुंच गया है। और इससे एक बात और समझ आता है कि इस कूलर में जो ह्यूमिडिटी कंट्रोलर दिया है वो ह्यूमिडिटी को थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है। अब मैं इसको लो कूलिंग पर लगा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कूलर के अंदर पानी बूंद बूंद करके टपक रहा है। इसी बीच मेरे भतीजे ने हाइग्रोमीटर को गिरा दिया था जिससे वो बंद हो गया और सारी रीडिंग्स रीसेट हो गई थी। तो कूलर को लो कूलिंग पर चलते हुए 1 आवर 25 मिनट हो गए हैं और टाइम शाम के 7:08 हो रहा है। रूम टेम्परेचर 27.8 डिग्री सी है और रूम ह्यूमिडिटी 57% है। इस समय आउटडोर टेम्परेचर 38 डिग्री सी है और ह्यूमिडिटी 17% है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी 1 आवर पहले रूम ह्यूमिडिटी 63% थी और अब 57%, जबकि बाहर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो रूम में भी बढ़ना चाहिए पर रूम में घट रही है। ये इस कूलर की लो कूलिंग पर चलाने की वजह से हो रहा है कि ये रूम ह्यूमिडिटी को 7 से 10% कम करता है हाई कूलिंग के मुकाबले। और क्योंकि कूलर लो कूलिंग पर चल रहा है इसलिए कूलर के अंदर का टेम्परेचर जो 13.2 डिग्री सी तक गया था अभी 14.7 डिग्री सी तक है और पानी जहां 16.5 डिग्री सी तक ठंडा हुआ था अभी 18.5 डिग्री सी तक ठंडा हुआ है। रात के 11:08 हो गए हैं। आउटडोर टेम्परेचर 33 डिग्री सी है और आउटडोर ह्यूमिडिटी 27% है। रूम टेम्परेचर 28.1 डिग्री सी है और रूम ह्यूमिडिटी 56% है। अब मैं डोर क्लोज कर देता हूँ। आप देख सकते हो कि रूम में ये हवा ज़्यादा भर रही है जिसकी वजह से कर्टेन दरवाजे से चिपक गया है, पर थोड़ा सा वेंटिलेशन बना रहे इसके लिए मैं कूलर के पीछे थोड़ा सा स्पेस रखूँगा। और आप देख सकते हो कि तुरंत ह्यूमिडिटी बढ़कर 63% हो गई है। रात के 12:19 हो गए हैं। आउटडोर टेम्परेचर इस समय 33 डिग्री सी है और आउटडोर ह्यूमिडिटी 27% है और रूम टेम्परेचर 26.9 डिग्री सी है और ह्यूमिडिटी 69% हो गई है। और इसमें पानी भरे हुए 6.5 घंटे हो गए हैं। पानी मीडियम लेवल के नीचे आ गया है। रूम का डोर मैं इसलिए बंद कर पाया क्योंकि इस समय ड्राई वेदर है। ह्यूमिड वेदर में आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो रूम की ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैंने थोड़ा सा वेंटिलेशन भी दिया कूलर के पीछे और इसी वजह से मैं इस रूम का दरवाज़ा बंद कर पाया क्योंकि अभी ड्राई वेदर चल रहा है। तो अब हम सुबह मिलते हैं। तो दोस्तों सुबह के 5:45 हो गए हैं। रूम टेम्परेचर 26.5 डिग्री सी है, ह्यूमिडिटी 72% है और कूलर में पानी मिनिमम लेवल पर आ गया है। तो इस बार मैं कूलर में पानी पाइप से भर रहा हूं और आप जानते हो कि पानी भरने के बाद रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है। और कूलर को मैं फिर से हाई कूलिंग पर सेट कर दे रहा हूं और रूम का डोर भी फिर से खोल दिया है। इस समय 5:59 हो रहा है। आउटडोर टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड है और ह्यूमिडिटी 39% है और रूम टेम्परेचर 26.8 डिग्री सी है, ह्यूमिडिटी 74% है। और जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने डोर पूरा नहीं खोला है, ऐसा इसलिए ताकि रूम में हवा थोड़ी देर रुके और रूम को ठंडा कर सके। तो अगर आप भी कूलर से ऑप्टिमम कूलिंग चाहते हैं तो क्रॉस वेंटिलेशन हमेशा थोड़ा सा दें। 2 फीट से ज़्यादा खिड़की दरवाजे ना खोलें और अगर खिड़की दरवाज़ा नहीं है तो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन लगाएं। सुबह के 8:19 हो गए हैं और आउटडोर टेम्परेचर इस समय 34 डिग्री सी है, ह्यूमिडिटी 31% है। इंडोर टेम्परेचर 25.6 डिग्री है और ह्यूमिडिटी 67% है, 67% है। अब यहाँ से
रूम टेम्परेचर धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ेगा और ह्यूमिडिटी थोड़ी थोड़ी घटेगी। दोपहर का 12:13 हो गया है। आउटडोर टेम्परेचर इस समय 41 डिग्री सेंटीग्रेड है, ह्यूमिडिटी 19% है, रूम टेम्परेचर 26.7 डिग्री सी है और ह्यूमिडिटी 66% है। और क्योंकि सुबह आउटडोर ह्यूमिडिटी 30% से ज़्यादा थी, इसलिए 6 घंटे चलने के बाद भी इसके टैंक में अभी भी पानी बचा है और ये 2 घंटे तक और चलेगा, यानी कि लगभग 8 से 9 घंटे में इसका टैंक पूरी तरह से खाली होगा। तो दोस्तों 24 घंटे के हिसाब से इन सभी टेस्ट के रिजल्ट्स में आपने देखा कि सुबह में जो इंडोर रूम टेम्परेचर था वो 25.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया था। हो सकता है कि हाई कूलिंग पे होता तो रात में और ठंडा कर सकता था। और आपने देखा कि दोपहर के समय में ये कूलर रूम को 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन करता है और जबकि आउटडोर टेम्परेचर जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड पर था। तो आफ्टरनून में इंडोर टेम्परेचर और आउटडोर टेम्परेचर के बीच के डिफरेंस को 16 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करना किसी भी कूलर के लिए आम बात तो नहीं है। तो ये कूलर काफ़ी अच्छे से ये डिफरेंस मेंटेन करता है और इंडोर टेम्परेचर को 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन करता है। पर आप ये भी याद रखें कि ये सारे टेस्ट मैंने ड्राई वेदर में किए हुए हैं और इस कूलर को मैंने लगातार 24 घंटे तक ऑन करके रखा हुआ था। हो सकता है कि आप इसको जैसे यूज करते हैं कि बीच बीच में चलाया, बीच बीच में बंद कर दिया, ऑफिस गए, सुबह शाम चलाए, दिन भर बंद रहा, तो आपको ये कूलर 27 नहीं तो 28 डिग्री तक का रूम टेम्परेचर तो मेंटेन करके देगा ही। तो सारे ज़रूरी टेस्ट मैंने इस कूलर पे करके आपको दिखा दिए हैं। अब डिसाइड आप करो कि ये कूलर अच्छा है या ख़राब है। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर इसकी डिटेल को चेक करके इसको परचेस कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसकी रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स, डील्स और ऑफर्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।